हेलो स्टूडेंट्स। जब हमने नेट का एग्जाम दिया था और हैप्पी और सैड मोड में दोनों में से किसी मोड में बाहर आए थे, और जब हमने एनटीए की न्यूज सुनी कि नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके बाद ये हमने न्यूज सुनी कि 21 जून को इसका एग्जाम दोबारा हो रहा है। इस पूरी जर्नी में हम काफी परेशान रहे हैं। आप अलग अलग न्यूज चैनल पर अलग अलग साइट्स पर देख रहे हैं। अब रोना धोना बंद कीजिए। आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अब प्लान कर चुके होंगे कि हमें रीनीट जो हो रही है 21 जून को, उसको किस तरह से तैयारी करना है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, आपको डू और डोंट बतलाऊंगा कि आपको क्या नहीं करने। चाहे आपका सिलेक्शन अच्छी मार्क्स से हो रहा था, आपको जीएमसी भी मिल रहा था, या आप इस लिस्ट से ही बाहर थे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, दोनों ही बच्चों के लिए वीडियो बड़ा फायदेमंद होने वाला है। तो जल्दी से इस पर आ जाइए और जितने भी अपने दोस्त हैं, दुश्मन हैं, उन सबको साथ में जोड़िए। ठीक है। हम लोग कई साल से नीट को पढ़ा रहे हैं। ये हम लोगों का 25 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। एज ए कोटा फैकल्टी लंबे टाइम तक हमने सर्विस दी है। अब आप लोगों को ये बात समझाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, कि आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कि आप नीट के अंदर वाले गेटवे में आए और बाहर वाले गेटवे से आप लोग कभी ना निकले। ठीक है। तो चलिए, पूरी कोशिश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं ये वीडियो चालू कर रहा हूं कि हम रीस्टार्ट प्लान बनाएंगे कि बॉटम टू जीएमसी पहुंचे। हम चाहे कितने बॉटम में हो, आप जीएमसी पहुंचे। तो अब रोना धोना बंद करिएगा, अपने इस प्लान में बूस्टअप कीजिएगा। फर्स्ट स्लाइड को हम डिस्कस करते हैं कि हमको क्या ध्यान देना है। सबसे पहला रीस्टार्ट प्लान है 80/20 का सर्जिकल स्ट्राइक करना है। देखिए, एक बच्चा जो अरेंज नहीं है, वेल अरेंज नहीं है, वो हर कुछ खोलेगा पड़ेगा। ठीक है। आप ऐसी गलती ना करो, उसी के लिए मैं बता रहा हूं 80/20 का आप लोग प्लान पे चलें। ये प्लान क्या है? ये प्लान आपसे कह रहा है कि आपका जो 80% पेपर है, वो 20% टॉपिक से बनता है। और ये टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहली बात को समझते हैं, बायोलॉजी। क्या एनटीए इस बार भी पेपर इजी बनाएगा? नहीं, एनटीए की कहानी रही है कि जब पेपर को उसको लगता है कि इजी आ गया था, या आउट हो गया, या कुछ लीकेज हो गया उसमें, तो अब एनटीए इस बार पेपर सेंसिबल बनाएगा। लेकिन हमारा टारगेट तो वही रहेगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 360 में से 360 मार्क्स लाएं, यानी हमारे बायो के 90 के 90 क्वेश्चन सही हो जाए। अब हमको क्या ध्यान रखना है? वो जो 20% एरिया बायो का कवर कर रहा है ना, 80/20 रूल में ह्यूमन फिजियोलॉजी पर सबसे ज्यादा आप ध्यान दें, पहले उस पर ही अटैक करें, है ना। और उसके सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करें। सब कंसेप्चुअल है, आपको ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देन जेनेटिक्स एंड बायोटिक पूरा कंसेप्चुअल है, आपको कहीं पर भी ज्यादा ध्यान देनी नहीं होगी। हाँ, इकोलॉजी जहां पर आपको थोड़ी सी आरएमआर करना होगा, थोड़ा टेक्स्ट पर ज्यादा ध्यान देना होगा एनसीईआरटी के। और उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, ये पूरा कंसेप्चुअल है। आपने एक बार समझा तो दिमाग में है, आपने पूरी तैयारी कर रखी है, कोई न्यू फ्रेश तो करनी नहीं है आपको। तो इन टॉपिक्स को आप पहले रिवाइज करें। इनको रिवाइज करने के साथ कुछ अलार्मिंग सिग्नल है। ये तो 20% 80/20 के रूल में हमारे आगे। अब ये तो है ही नहीं कि हम बाकी टॉपिक्स को टच नहीं करेंगे, पक्की सी बात है हम टच करेंगे। अब टच करेंगे तो अलार्मिंग सिग्नल किन टॉपिक्स पर है? प्लांट टैक्सोनॉमी को आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और उसमें पहला चैप्टर तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर में हमको एल्गी से लेकर फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस पर हम जाते हैं। तो हम लोग ध्यान रखें कि हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के एक एक ग्रुप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, सब पूरा ढंग से कंप्लीट हो जाए, कहीं पर भी कोई टॉपिक मिस ना हो। और जो जो हमें शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं जो हमारे पास पहले से थे, या हमारे पास कुछ कमियां हैं तो उनको दूर कर लें। स्पेशली प्लांट फैमिली में ध्यान रखें कि प्लांट फैमिली में फ्लावर फॉर्मूला लें, उस फॉर्मूले में ही सब कुछ, बी आर, ई बी आर, ठीक है, एक्टोनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, वहीं पर सब कुछ लिख लें कि भाई कैलिक्स कैसा है, कोरोला कॉज कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम क्या, कितने नंबर है, उसी पर ही, उस मैंने जैसा क्लास में बतलाया था, उसी फॉर्मूले में सारा शोर तैयार कर लें, जिससे आपकी प्लांट फैमिली में कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि एनसीईआरटी में तो अपने प्लांट फैमिली सारी नहीं है, लेकिन सिलेबस में पूरी है, जो हमारा नेट का सिलेबस है। तो उसको ढंग से तैयार कर लें। और जो अनाटोमी है, उस अनाटोमी वाले पोर्शंस में कि भाई
सेकेंडरी रूट में क्या होता है, सॉरी रूट में क्या होता है, स्टेम में क्या होता है, लीफ में क्या होता है, ठीक है ना, उनकी स्ट्रक्चर में क्या स्पेशलिटी है, उनको ध्यान रखें। मेरिस्टेमने टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज का ध्यान रखें, उनकी स्पेशलिटी जाइलम फ्लोएम वगैरह की, उनके कंपोनेंट्स के ध्यान रखें, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी आप लोगों के अगर देखा जाए तो माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना, और डिजीज, उनके सब अपन बायोलॉजी वाले हैं। अपन कल प्रैक्टिस करेंगे और उस पर हम जानते हैं कि एनिमल और डिजीज के नेम तो हमको वैसे ही याद रखना पड़ते हैं, कौन से पैथोजन क्या है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये चैप्टर्स जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पक्की सी बात है एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे, है ना। और रिप्रोडक्शन वाले पार्ट चैप्टर जो है हम लोगों का एनिमल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन, उसको बिल्कुल सिंपल कंसेप्चुअल प्रोसेस, तो इन पर भी ध्यान देंगे। लेकिन हमारा 20% जो हिस्सा है इनसे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो आप रिवीजन करेंगे, इसे एनसीईआरटी का विशेष ध्यान रखेंगे, जो हर बच्चा जानता है कि बायो में ध्यान रखना है, लेकिन कंसेप्चुअल पोर्शन को भी भूलेंगे नहीं। मेरा आपको एक सजेशन और है कि मैंने कंसेप्चुअल बिल्डिंग वाले कुछ लेक्चर्स डाल रखे हैं, स्पेशली 11th क्लास से रिलेटेड, उसको भी आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। क्लियर, उस प्लेलिस्ट को मैंने यहां दे रखा है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को भी देखेंगे तो इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को कंसेप्ट बिल्डिंग वाले जो चैप्टर्स हैं वो ये मिल जाएंगे। यहां पर पूरे कंसेप्चुअल बिल्डिंग वाले मैंने आपको दे रखे हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये सारे प्लेलिस्ट उसी के लिए है। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और ध्यान देते हैं कि बायो को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। ये हमारी मेन क्या है, कोर है हमारे सिलेक्शन का। दूसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग। और कोई बात हमको ध्यान देनी है तो वो बात ये है कि अब हम ये बात समझेंगे कि जो केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, वो 20% हिस्सा है ना। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी और एफ ब्लॉक, मैं तो कहता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िए जो फिजिकल के पार्ट में आती है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो उसके साथ एसपीडीएफ को साथ साथ खत्म कर दीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, एसपीडीएफ एक साथ फिनिश कीजिए इसको, ठीक है ना। आगे पीछे मत जाइए। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ उसके उससे पहले वाले उसकी न्यूमेरिकल देख लिए, है ना, जो मोलारिटी मोलिलिटी पर है, सॉल्यूशन में भी वो आते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ आप लोगों ने मोलिकुलर मास, परसेंटेज ऑफ वेटेज उस पर देख लिया, और उसके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर और एसपीडीएफ कंप्लीट कर लिया। जैसे एसपीडीएफ कंप्लीट हुआ आप लोगों का, आप लोगों ने क्या किया, उसके साथ आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन, डीएफ ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फ्री कर दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग को अपना कंप्लीट करना है, वीएसईपीआर क्या होता है, वीआरटी थ्योरी क्या होती है, सबका आप लोग स्पेशल ध्यान रखें। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, ये तो आपकी एनसीईआरटी बेस हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आप थर्मोडायनेमिक्स का स्पेशल ध्यान रखें, यहां से थोड़ा घुमाएगा, आपको घुमाना हुआ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में घुमाएगा। केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन में तो आपको इतना ज्यादा है ही नहीं कि आपको घुमा सके, ठीक है ना। सिंपल सिंपल को थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में घुमाएगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको सबसे ज्यादा आप सुबह सुबह रिवाइज कीजिएगा जितना हो सकता है। इसमें आप जितना भी नेम रिएक्शंस है उनको याद कीजिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी आपको नेम रिएक्शंस वगैरह है उससे काम चल जाएगा। 5 से 10 पेज के शॉर्ट नोट्स में ये सारी नेम रिएक्शन बच्चा लिख लेता है, आपने भी लिखी होंगी, और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। अर्ली मॉर्निंग में आपका काम हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का इतना बड़ा पोर्शन रहा भी नहीं है, काफी छोटा कर दिया गया है इसको। तो मुझे उम्मीद है कि आप बायो की तरह केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बस फिजिकल केमिस्ट्री का मसला है, तो वहां पर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे। चलिए, इसके बाद हम आते हैं अब फिजिक्स में। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स जितनी भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफिजिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर और डायोड वगैरह जितने भी हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 40 से 50 मार्क्स के इसमें से। जो मॉडर्न फिजिक्स है ये बड़ी खास है, इसको तो आप पहले ही इसको कंप्लीट करें। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और जो मूविंग चार्जेस हैं इसका भी स्पेशली ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, अभी आपको नीट 2026 में भी देखने को मिले थे। रे ऑप्टिक्स पे थोड़ा बहुत घुमाता है, क्योंकि बच्चे थोड़े से वहां पर थोड़ा घूम जाते हैं, तो वहां घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा ध्यान रखना, और जितने भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी जो होता है लेंस और हम लोगों के मिरर की जितनी भी इमेजेस बनती हैं उनका स्पेशली ध्यान रखना। तो वो आपको, मुझे लगता है कि उसमें दिक्कत भी नहीं आती है आप लोगों को। थर्मल फिजिक्स थोड़ी सी यहाँ पर भी हमको स्पेशली ध्यान देना जरूरी है, और ये सब याद हो जाती है देखो, है ना। मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस, रे ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, ये याद हो जाती है। स्पेशली फिजिक्स में हम लोगों के जो पार्ट होता है मोशंस वगैरह, इनके इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है इन चैप्टर्स की, जहां पर हम लोगों को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना होता है। 11 के खास तौर से पार्ट पर ध्यान देना होता है। 12th का पार्ट वैसे भी इजी पार्ट होता है फिजिक्स में। चलिए, ये हमने कवर कर लिया। पहला तो हम लोगों का 80/20 रूल को हमने कंप्लीट कर लिया।
तो अब हमको रिवर्स इंजीनियरिंग अपनानी है। एक बच्चा जनरली रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? एक बच्चा जनरली पढ़ता है, लेक्चर देखता है वो या पढ़ता है क्लास में, फिर नोट्स बनाता है, देन क्वेश्चन होता है। हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है इसकी। वो क्या करनी है हमको? हमको सबसे पहला काम करना है कि अपने, क्योंकि हम सब तैयार हैं, ट्रेंड है, 2026 का एग्जाम दे चुके हैं, है ना? अब कोई फ्रेशर तो हम रहे नहीं, पहली बार हम लोग नीट देने जा रहे हैं। तो हमारा जो 10 ईयर के पीवाईक्यू है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, उनको सोल्व कीजिए। ये करते ही पहला आपने उल्टा काम किया। कोई लेक्चर्स नहीं देखने आपको, नहीं, आप कोई नोट भी नहीं बनाने आपको। पीवाईक्यू से आपने 10 ईयर के पीवाईक्यू सोल्व कर लिए। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि यार मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं 10 ईयर के पीवाईक्यू में, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उस पर हमला कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। देन आपको ध्यान देना है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने पीवाईक्यू देख लिए और सेम क्वेश्चन देख लिए, अब मैं अपने नोट्स को खोल सकता हूँ और उसको पढ़ सकता हूँ। ये तैयारी आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत काम आएगी। और देखो सब मैथमेटिकल्स और साइकोलॉजिकल वेज होते हैं बच्चे को ध्यान देने के। इसीलिए ये मोटिवेशनल लेक्चर आपको दिया जा रहा है कि आप गलती ना करें और 2026 में अच्छे मार्क्स के साथ आपको जीएमसी मिले। अब आता है मॉक टेस्ट प्लान। मॉक टेस्ट का सिंपल सा है, अभी आपको मैं प्लानिंग भी बतला दूंगा कि मॉक टेस्ट का ध्यान रखना है। पेन पेपर मोड में हमारा एग्जाम होगा, तो हम जानते ही हैं 15 मिनट सबको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और हमारा जो थर्ड प्लानिंग है, फोर्थ प्लानिंग है, वो इसी के बेस पर होगी। अब वो क्या होगी देखिए, आप लोगों को सिंपल सी बात है कि जो मॉक मोड पे जाना है, और जरूरी है कि हम मॉक बोर्ड के साथ तैयारी करें, है ना? 12-13 आवर्स का एक प्लान बना लें। इसको आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं कोई, लेकिन ऐसा ना करें कि आपकी नींद और आपकी जो शेड्यूल है वो बिगड़े। इतना भी नहीं पढ़ना है कि हम 30 डेज में बीमार हो जाएं। 12 से 14 आवर्स का जो हमारा टाइम पीरियड है वो बेस्ट है। इससे ज्यादा हमको उलझने की जरूरत नहीं है। अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छी स्लीप लें, 8 घंटे की स्लीप भी लें। आपने सब पढ़ रखा था, उसी को रिवाइज करना है हम लोगों को। क्लियर? तो आप लोग अलग अलग स्लॉट में स्टडी करें। स्लॉट 4 स्लॉट काफी होते हैं, 4-4 घंटे की नॉर्मली हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सुबह उठे आप 6 बजे और 10 बजे तक आप लोगों ने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में से दोनों को डील कर लिया, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है ना? बायोलॉजी इस टाइम थोड़ा अवॉइड करना, फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स या केमिस्ट्री को इस टाइम देना। ये सुबह का टाइम हो गया। देन आप लोग क्या कर सकते हो, अब बायोलॉजी को पढ़ सकते हो। ये शेड्यूल जो होगा आपका 2 बजे तक का दूसरा स्लॉट होगा, उस टाइम पर आप बायो को ले लीजिए। ठीक है ना? अब बायो हो गई, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गई आपकी इस 2 स्लॉट में हो गई। ठीक है? अब आप वही काम कीजिए जो आप मेन एग्जाम में करने वाले 21 जून को। अब आप एक स्लॉट बनाइए 2 बजे से 5:15 का, 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको मॉक टेस्ट देना है डेली डेली। 30 मॉक टेस्ट आपके हो जाना चाहिए। ठीक है? ये नहीं एक एग्जाम आ रहा है कि जून, उससे पहले मॉक टेस्ट दे लेंगे, सब 20 को दे लेंगे या 18 को दे लेंगे, 15 को दे लेंगे, 14 को नहीं, नहीं, वो 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट कीजिए आप, है ना? इससे इतना सुधार आएगा आप में कि आपको जीएमसी के चांस पूरे हो जाएंगे मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना कि ये पूरे 30 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग, वो बिना तैयारी की मत दिए, तैयारी के साथ दीजिए। ऐसा नहीं कि शेड्यूल ब्रेक हो जाए, 2 दिन का ब्रेक हो जाए, 3 दिन का ब्रेक हो जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं नींद अच्छी निकालिएगा। नींद अच्छी निकालेंगे तो सारी प्लानिंग अच्छी चलेगी। आपको कोई 18 घंटे नहीं पढ़ना है, आपका बस 12 से 14 घंटे का, इसमें आपका मॉक टेस्ट भी आ गया 3.25 घंटे का। क्लियर? और लास्ट स्लॉट होगा कि भाई आपने पढ़ाई कर ली मॉर्निंग में, मॉर्निंग के सेशन के साथ आपने दोपहर में एग्जाम भी दे लिया। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा ये मॉक टेस्ट बिल्कुल ढंग से देना है, टेबल कुर्सी पे बैठकर। ठीक है ना? और हो सके तो अपने एसी वाले रूम से मत देना, क्योंकि आपका पूरी की पूरी वही सिचुएशन होना चाहिए। क्योंकि हम जहां एग्जाम सेंटर पे जाते हैं वहां पंखा चलता रहता है और टूर 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 टूर, कोई एसी किस रूम में? तो आपको बॉडी फिजिक्स आपकी कैसी रहेगी? आपको थोड़ी सी गर्मी लगेगी। ठीक है ना? थोड़ा बहुत पंखे की आवाज आपको देखने को मिलेगी। ऐसी जैसे काम वातावरण तो मिलना नहीं है आपको वहां पर। तो आप कोशिश करना कि उसी इन्वायरमेंट के साथ एसी को बंद करके पंखा चला लें और उसी माहौल में, उसी फिजिकल इन्वायरमेंट में आप लोग एग्जाम दें 2 से 5:15 और डेली दें। लेट कर वेट कर ऐसे ना करें। इस पे बिल्कुल भी आप लोग अपने आप को बख्शना मत, है ना? डेली का काम डेली करना। और लास्ट स्लॉट होगा कि आपने पढ़ लिया सुबह के सेशन में, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, अपनी तैयारी कर ली। अब बचा आप लोगों के पास क्या होता है, लास्ट सेशन एनालिसिस का। ये आपके पास पूरा 7 से 11 बजे का टाइम है। अच्छी स्टडी कीजिए और टेस्ट का एनालिसिस कर लीजिए। रेस्ट ऑफ टॉपिक जो आपको लगते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो मुझे छूट गए हैं या मुझे अब ध्यान देना है, उन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। इतना अच्छा तरीका हो गया आप लोगों का कि आपने स्टडी भी कर ली, आपने मॉक टेस्ट भी दे लिया
और आपने लास्ट वाले जो स्लॉट है उसमें अपना एनालिसिस करके उन कमियों को समझकर आपने तैयारी कर ली, तो इस 7 से 11 टाइम बजे के टाइम में आप लोगों ने अपनी सारी कमियों पे काम कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से चले, तो जो हम रीस्टार्ट प्लान बना रहे हैं, वो रीस्टार्ट प्लान हमारा सक्सेस होगा और हम किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे। देखिए, हर कोचिंग आपको फ्री में अब लेक्चर दे रहा है। वो बोल रहा है ये कोचिंग बड़े-बड़े हेड दे रहे हैं कि आपको फ्री में अवेलेबल है, हमारे यहाँ पढ़िए। लेकिन आप उस जंजाल में मत उलझिए, नया नहीं पढ़ना है बच्चों आप लोगों को। इस प्लान के अकॉर्डिंग आप चले, तो ये रीस्टार्ट प्लान हमारा कन्फर्म हो जाएगा कि हमें जीएमसी मिल जाए। अब किसी नई कोचिंग में, नए लेक्चर के, नई कहानी के साथ मत जाइए। फ्री में अवेलेबल देखो, फ्री में सब दे रहे हैं, अच्छी कोशिश है, कोई बात नहीं। लेकिन वो अच्छी कोशिश के लिए हम नए नोट्स, नई तरीके, नए पे मत काम कीजिए अब आप। नई पर मत जाइए। आपके पास जो था उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जो गलतियाँ आपने की थी उन गलतियों को आप दूर कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा कर सकेंगे। तो फ्री के प्लान में अगर आपको लगता है कुछ कमियाँ है तो जॉइन तो कर लीजिए, लेकिन उस शेड्यूल को मत बिगाड़िएगा आपने, जो मैंने आपको बतलाया। दूसरी बात कि आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो इस बार रीनीट एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा टफ ज़रूर बनेगा। वैसा नहीं बनेगा कि बच्चों के मार्क्स आ जाएँ। थोड़ा वो उलझाएगा आप लोगों को, ये एनटीए की पहचान है हमेशा, ये वैसा करता है। ठीक है? और तीसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो रीनीट का एग्जाम हम लोगों का हो रहा है, उसमें प्लानिंग के शेड्यूल के हिसाब से चलिएगा, जो मैंने आपको लास्ट बतलाया है। इस शेड्यूल को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो जब हम मिलेंगे एग्जाम के बाद, तो आप खुद कहेंगे कि अमित सर, सक्सेस हो गए हम लोग और हमें जीएमसी पक्का मिल रहा है। जो वीडियो देख रहे हैं, अब कितने देखते हैं आई डोंट नो, मैं तो डालता हूँ, कहीं 100 देख रहे हैं, सवा 100 देख रहे हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। जितने बच्चे इसको देखेंगे, उनको पक्की सी बात है कि उनको बेनिफिट मिलेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारे ब्लेसिंग के साथ, है ना? तैयारी करते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। 21 जून हम लोग जीएमसी फोड़ेंगे और जीएमसी लेंगे। ओके बच्चों, गुड एंड गुड बाय।